गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था सुचारू ढंग से चले उसके लिए विद्यालय में एक कुशलतम प्रबंधन की आवश्यकता है। और प्रबंधन का काम प्रबंधक करता है। प्रबंधक अकेले प्रबंधन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रबंधन एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है और उसमें सभी लोग मिलजुल कर समन्वित प्रयास करके विद्यालय को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। तो विद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं कुशलतम ढंग से संचालित हों, पठन पाठन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी हो, इसके लिए एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है। तो प्रबंधन का महत्व क्या है, आज हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो प्रबंधन का इम्पोर्टेंस क्या है, विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता तो है, ये आप सभी लोग जान गए, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने बताया। अब प्रबंधन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो महत्व है वह है संपूर्ण संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। विद्यालय में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय में मुख्य रूप से, अगर मैं मुख्य रूप से कहूं तो 3 प्रकार के संसाधन हैं। पहला होता है भौतिक संसाधन, जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्यालय का भवन है, विद्यालय की बाउंड्री वॉल है, मेन गेट है, वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ का कक्षा कक्ष है, प्रिंसिपल ऑफिस है, कार्यालय है, स्टाफ रूम है, लाइब्रेरी है, लैब है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, सेमिनार हॉल है, सूचना पट्ट है। ये सारी चीजें भौतिक संसाधन हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। हवादार कमरे हों, श्यामपट्ट हो, बैठने की व्यवस्था हो, ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। तो विद्यालय के संपूर्ण संसाधनों में एक संसाधन हो गया भौतिक संसाधन। दूसरा संसाधन होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का तात्पर्य है कि जो मनुष्य से जुड़े हुए संसाधन हैं, जिसमें मुख्य आते हैं छात्र, हमारे अध्यापकगण, प्रिंसिपल, प्रबंधक, कर्मचारीगण, लिपिकगण, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, जितने भी विद्यालय में मानव से संबंधित लोग हैं वो सभी लोग मानवीय संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा जो संसाधन है वह है वित्तीय संसाधन, रुपया पैसा, धन, वित्त। तो रुपया पैसा भी कुछ मायने रखता है, क्योंकि बिना वित्तीय संसाधन के विद्यालय अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। और ये तीनों संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, अगर इन्हीं तीनों का अधिकतम उपयोग कर लिया जाए, जो हैं उनका उपयोग कर लिया जाए, तो इसी को हम कहते हैं सफलतम प्रबंधन। और सफलतम प्रबंधन तंत्र वही है जो भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन का उपयोग करते हुए विद्यालय के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पहला महत्व यही है कि संपूर्ण संसाधनों का, अब आप समझ गए होंगे मैं किन संसाधनों की बात कर रहा हूं, का सर्वोत्तम उपयोग। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नहीं है, वो जितना है उसी से आप क्या कर रहे हैं, उसका आप मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु योजना बनाना, यह विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है भाई? विद्यालय में अगर एक मैनेजमेंट होगा तो मैनेजमेंट का काम यही है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कुशलतम ढंग से संचालित हो, शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो। तो उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है। तो ये काम प्रबंधन तंत्र का है। और वो किस लिए क्या आता है कि बालक का चहुमुखी विकास हो, बालक का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, राजनैतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। तो संपूर्ण विकास की हम बात करते हैं। तो ये प्रबंधन तंत्र का ये एक अच्छे विद्यालय जो प्रबंधन है उसका ये महत्व है कि बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाए और उसके लिए प्लानिंग की जाए। अच्छी प्लानिंग होगी, अच्छा प्रबंधन तंत्र माना जाएगा, क्योंकि बिना प्लानिंग अच्छा कार्य हो नहीं सकता। तीसरा है समन्वय के साथ
कार्य का बंटवारा, किसी अध्यापक को ज्यादा काम दे दिया गया, कोई अध्यापक खाली बैठा है, किसी अध्यापक के पास बहुत वर्कलोड है, ऐसा ना हो। एक अच्छा प्रबंधन वही है जो किसके अंदर कितनी क्षमता है उस क्षमता का सदुपयोग कर रहा है। तो समन्वय के साथ सबसे बातचीत करके लोकतांत्रिक ढंग से कि कौन व्यक्ति इंग्लिश का स्पेशलिस्ट है, कौन व्यक्ति मैथमेटिक्स का स्पेशलिस्ट है, कौन सामाजिक अध्ययन का है, कौन गेम टीचर है, कौन कला का अध्यापक है, कौन हिंदी का अध्यापक है, कौन संगीत का अध्यापक है, किसकी क्या क्षमता है, उनसे बात करते हुए और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा प्रबंधन में सभी लोग आते हैं। मैंने बताया आपको, प्रबंधक आता है, प्रिंसिपल आता है, सारे कर्मचारी आते हैं विद्यालय के। तो सभी लोग आपस में बातचीत करके बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, इसके लिए कार्य योजना बनाते हैं और सभी को बराबर का बंटवारा हो, समन्वय के साथ कार्य का बंटवारा, सभी लोगों को बराबर कार्य मिले। ये ना हो कि कोई भेदभाव किया जाए, किसी को ज्यादा काम दिया जाए, किसी को कम, तो वहां पर खींचातान होती है और विद्यालय अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता। सभी लोगों को संतुष्ट करते हुए उनकी क्षमताओं का सदुपयोग किया जाए। और चौथा है प्रभावी संचालन। प्रभावी संचालन का मतलब ये होता है कि विद्यालय प्रबंधन का ये मुख्य उद्देश्य है कि प्रभावात्मक ढंग से वहां की सारी व्यवस्थाएं संचालित हों, सबको समन्वित ढंग से एक साथ लेकर के सबको ये बताया जाए कि हमारा बस केवल एक उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, विद्यालय अपने लक्ष्य की पूर्ति करे। इसके लिए अच्छा प्रबंध तंत्र होगा तो निश्चित रूप से वहां पर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगा और विद्यालय में प्रभावी संचालन होगा। तो आपने देखा होगा जहां पर प्रबंधन अच्छा होता है वहां का कार्य भी अच्छा होता है, उच्च कोटि जो क्वालिटी होती है विद्यालय की, जो गुणवत्ता होती है वो झलकती है। और जहां पर प्रबंधन सही नहीं होता, निश्चित रूप से लोग कामचोरी करते हैं, अच्छी योजना नहीं बनती, बच्चों का विकास नहीं होता, तो हम और आप कह बैठते हैं अरे विद्यालय का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो विद्यालय का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब ये सारी चीजें व्यवस्थित होंगी और इनका इंपॉर्टेंस है। अगर कुछ छोटे वाक्यों में आपको कहना हो कि विद्यालय प्रबंधन का क्या महत्व है, तो सीधा सीधा एक लाइन का जवाब है कि एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना अच्छे प्रबंधन के बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्योंकि अच्छा प्रबंधन होगा तो अच्छी योजना बनेगी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, अच्छा नियंत्रण होगा, अच्छा प्रशासन होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का और वित्तीय संसाधनों का पूरा अधिकतम उपयोग किया जाएगा और विद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा। अब आइए विचार करते हैं कि एक अच्छे प्रबंधन के लिए किन किन चीजों का अनुसरण किया जाए, क्या क्या चीजें हम नकल करें कि हमारा प्रबंधन अच्छा हो। तो कौन कौन सी चीजें हम अनुसरण करें, किसके लिए अनुसरण करें, अच्छे विद्यालय प्रबंधन के लिए। तो पहला हमको अनुसरण करना चाहिए शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन का अर्थ होता है कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन, वहां किसी भेदभाव, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करें, सभी को लेकर के एक साथ काम किया जाए बिना किसी भेदभाव के। सभी अध्यापक मिलजुल कर काम करें, सारे उनका उद्देश्य यही हो कि बच्चों का विकास हो। प्रबंधन तंत्र किसी एक जाति, किसी एक मजहब, किसी एक क्षेत्र विशेष पर ध्यान न दे, बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से सभी बच्चे हैं, सभी अध्यापक हैं और सबका एक उद्देश्य है कि बालक का चहुमुखी विकास करना। तो ये होता है शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। इसका अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से विद्यालय का प्रबंधन अच्छा होगा। दूसरा है कि एक अच्छे प्रबंधन के लिए किन चीजों की नकल की जाए। दूसरा है योग्यता क्षमता का, जो किसी अध्यापक की योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसके अनुरूप कार्य। अध्यापक मैथमेटिक्स का जानकार है तो हम उसका सदुपयोग करें। अध्यापक हिंदी, ऐसा ना हो कि हिंदी का जानकार वो कहे हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, इसके बावजूद भी उसको मैथमेटिक्स थोप दिया गया, तो यह कतई ठीक नहीं है। अध्यापक की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसकी योग्यता क्षमता को आप बच्चों के लिए लाभकारी बनाएं। तो योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके ही कार्य दिए जाएं। ऐसा न हो
कि मैथमेटिक्स विषय न पढ़ा हो अध्यापक और उसको मैथमेटिक्स दे दी जाए, उसकी रुचि नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ाने में तो उसको दे दी जाए। कुछ अध्यापकों की रुचि होती है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिनकी रुचि हो, जो स्वेच्छा से लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहें, तो उनकी क्षमता का पूरा विकास किया जाए। शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो। आप सभी लोग जानते हैं कि एक अच्छी शिक्षा वही है जो लर्नर सेंटर्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की बात कही प्रकृतिवादियों ने। तो छात्र केंद्रित का मतलब है कि छात्र की रुचियों का, उनकी योग्यताओं का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए कि छात्र क्या चाहता है, उसकी रुचि है कि नहीं। तो छात्र की योग्यता के अनुसार टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अच्छी नहीं है कि एक शिक्षक गया अपने ज्ञान को थोप दे, ऐसा नहीं। बालक को साथ में लेकर के पाठ का विकास करे, और एक अच्छा प्रबंधन वही माना जाएगा जहां शिक्षा की प्रक्रिया छात्र केंद्रित होगी। बच्चों को पाठ्यक्रम समझ में आ रहा है कि नहीं, उनको साथ में लेकर के पढ़ाया जाए और उनको साथ में उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ा जाए। पांचवा है कि लचीलापन का अनुसरण करना चाहिए एक प्रबंधन को। लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा न हो कि एक लकीर का फकीर प्रबंधन हो जाए कि नहीं हम यही करेंगे। नो, अगर शिक्षा की ऐसी कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए देश काल परिस्थितियां बदलती हैं। अब आप देख लीजिए, आजकल कोविड-19 एक महामारी फैली हुई है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, और इसके चलते एक फ्लेक्सिबिलिटी ये हुई कि नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान किया जा रहा है, सभी घर बैठे अध्यापक पढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो पढ़ाना उद्देश्य है, उसके लिए लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो ऑफलाइन क्लास चलेंगी, अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो उसी के हिसाब से प्लानिंग बनाई जाएगी। तो ये विद्यालय प्रबंधन का अर्थ आप समझ चुके। आपने पढ़ा कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है और विद्यालय प्रबंधन का क्या महत्व है। यहीं पर इस आज के टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।